नमस्कार। संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फिफाना हिंदी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर आपको हिंदी के तीनों पक्षों व्याकरण, साहित्य व काव्य शास्त्र का गूढ़ अध्ययन करवाया जाएगा। तो इस क्लास में पिछली क्लास जो थी उसमें अपनों ने प्रताप नारायण मिश्र जी का परिचय देखा था। एक उत्कृष्ट निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं और भारतेंदु जी के अभिन्न मित्र भी थे। तो भारतेंदु जी की कृपा के पात्र होने के कारण भारतेंदु जी को वो हमेशा प्रसन्न करने में लगे रहते थे और भारतेंदु मंडल के ही ये कवि थे। इनके यदि निबंधात्मक विषयों की बात करें, पिछली क्लास में अपनों ने बात की थी उनके वर्ण्य विषयों की, तो यहाँ पर आपको मैं बता देती हूँ कि उन्होंने एक तरफ जहां सामान्य विषयों पर लिखा बालकृष्ण भट्ट की तरह, तो दूसरी तरफ गूढ़ विषयों पर भी इन्होंने लिखा था। और इनके निबंध भी बहुत ही उत्कृष्ट माने जाते हैं और आपके सिलेबस में जो निबंध दिया गया उसकी तो कोई बराबरी नहीं है। बहुत ही सुंदर निबंध है और ललित प्रकार का निबंध अपन पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा? शीर्षक देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि कितना सुंदर निबंध है, कितना अच्छा निबंध हो सकता है। तो अपन यहाँ पर किसको पढ़ने जा रहे हैं? प्रताप नारायण मिश्र को। और प्रताप नारायण मिश्र का निबंध दांत। लग रहा है ना? शीर्षक देख के ही आपका कौतूहल बढ़ रहा है कि क्या हो सकता है इस निबंध के अंतर्गत, कौन सी चीज पर लेखक ने वर्णन किया होगा। अब देखिए, अपनों ने इस क्लास में नाखूनों को भी पढ़ लिया, अब अपन दांत को पढ़ने जा रहे हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध लिखा था तो वो भी पढ़ा था। अब अपन दांतों को पढ़ने जा रहे हैं। प्रताप नारायण जी है वो निबंध की शुरुआत करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। क्या कहते हैं कि बिल्कुल छोटी छोटी हड्डियां, परंतु बनाने वाले ने कितनी कुशलता के साथ इनको बनाया है जिसका कोई भी सानी नहीं ठहरता। कैसे सानी नहीं ठहरता? सानी का मतलब होता है बराबर, या कोई भी बराबरी इनकी नहीं कर सकता। बहुत ही छोटी छोटी हड्डियां होती है ये, छोटी छोटी हड्डियां, और छोटी छोटी हड्डियां और इतनी सुंदर और साथ साथ इनका महत्व इतना कि यदि ये नहीं हो, कौन है, दांत नहीं हो, तो सब के सब जो 6 रस हैं, 6 रस कौन से? पाक कला के। अपन इनको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, पाक कला के या पाक शास्त्र के जो 6 रस हैं, पाक शास्त्र के 6 रस माने जाते हैं उनका। और साहित्य में कुल 9 रस माने जाते हैं। हालांकि वर्तमान की यदि बात करें तो वहां पर संख्या बढ़ चुकी है। तो साहित्य के 9 रस, लेखक यहां पर 9 रस की बात करता है। यदि मुंह में दांत नहीं है तो 6 रस भी अधूरे और 9 रस भी अधूरे। देखिए, कहते हैं कि यदि कोई लेखक है, कोई कवि है, तो यदि बात बात में या हल्की सी मुस्कुराहट से भी किसी नायिका के दांत दिख जाए या बत्ती सी दिख जाए तो उस पर भी 6-7 पंक्तियां लिख देता है। तो दांत नहीं हो तो मिश्र जी लिखते हैं कि मुंह पोपला हो जाता है। और मुंह पोपला हो जाता है तब क्या होता है कि अपनी चिबुक का मतलब ठोड़ी और नाक दोनों मिल जाते हैं, क्योंकि बीच में जो ये बांध होता है दांतों वाला वो तो टूट जाता है और मुंह पोपला होकर ये दोनों मिले हुए से प्रतीत होते हैं। तो इसलिए ये यूं कहते हैं कि बिना दांतों के मुंह पोपला सा हो जाता है। और ये जो मुंह पोपला सा होता है या पुपला सा होता है, ये बहुत ही अजीब लगता है। दांतों के सौंदर्य की तो बात ही मत पूछिए, हमेशा साहित्य के अंग रहे हैं ये। और लेखक ये भी कहते हैं कि जो साहित्य है, साहित्य में कवियों के अनेक पसंदीदा विषय रहे हैं। कौन कौन से रहे हैं? भ्रू रही है। भ्रू का मतलब बोहें, आंखों की बोहें, जिन्हें अपन आईब्रो कह सकते हैं। तो आईज की जो ब्रो है, भ्रू, वो इनका भी कवियों ने वर्णन किया है। आंखों की तो बात ही मत पूछिए। आंखों की तो कटाक्ष दृष्टि या तीक्ष्ण दृष्टि के बारे में तो साहित्य भरा पड़ा है।
नायिका की तीक्ष्ण दृष्टि तो साहित्य का प्राचीन काल से अभिन्न अंग रही है, उसका वर्णन तो हमेशा किया जाता रहा है। तो नायिका की आंखें, भ्रू, इसके साथ साथ कपोल, कपोल का मतलब गाल, कवियों के सदैव विषय रहे हैं और इनके बारे में कवियों ने बहुत कुछ लिखा है, चाहे आंखें हो, चाहे भ्रू हो, चाहे कपोल हो, लट लोल कलोल कपोल करे। तो इस प्रकार से बहुत साहित्य लिखा जा चुका है, परंतु लेखक कहते हैं कि इन सब के बीच दांतों में भी कहीं कोई चूक नहीं है। बत्तीसी का वर्णन भी बहुत किया गया है और नायिका की अगर बत्तीसी नहीं दिखे तो वहां पर नायिका का सौंदर्य अधूरा माना जाता है। तो बत्तीसी के आधार पर उसके मुख की जो सुंदरता है वो 4 गुनी हो जाती है। और ये जो दांत है ना, ये मुख की शोभा को 4 गुना अधिक कर देते हैं। तो साथ साथ ये भी अलग अलग रूप में वर्णन किए जाते हैं। कभी कभार तो पान खाए हुए, पान खाने से जो हल्का सा रंग बदल जाता है ना, तो उसका सौंदर्य वर्णन किया जाता रहा है। यानी पान खाने से जो दांतों का रंग हल्का धुंधला सा पड़ जाता है, वो भी साहित्य का अंग रहा है। और साथ साथ जो चमकदार बत्तीसी है, चमकदार बत्तीसी है, जो बिल्कुल सफेद है, मोती जैसे चमक रहे हैं, उनका भी साहित्य में विशेष महत्व रहा है। दोनों ही प्रकार का वर्णन वर्तमान में प्राचीन काल से लेकर साहित्य में किया जाता रहा है। तो दांतों का वर्णन अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। किसके द्वारा रचित है? प्रताप नारायण मिश्र द्वारा। प्रताप नारायण जी ने शुरुआत कैसे की है, कहाँ से की है, तो अपन उस बारे में यदि अपन बात करें तो मैंने आपको कहा कि लेखक शुरुआत इस तरीके से करता है। पहला लेखक का वाक्य ये है कि बनाने वाले ने कितना सुंदर बनाया होगा तुझे, है ना। नहीं, दांतों को इतने भावुक भी नहीं होना है अपने को, यहाँ पर अपने को दांतों का सौंदर्य पढ़ना है। तो देखिए, यहां पर लेखक भी कहता है कि बनाने वाले ने इन छोटी छोटी हड्डियों को कितना सुंदर पिरोया है, कितना सुंदर बनाया है कि इनकी शोभा दांत वाले भी वर्णन नहीं कर सकते। दांत वाले भी इनकी शोभा का वर्णन करने में असमर्थ है, वर्णन नहीं कर सकते। तो कि मजाल है जिसका मुंह दांतों से भरा हुआ है, वो भी इनकी सौंदर्य का वर्णन कर दे। तो लेखक ये कहते हैं कि ये बहुत ही सुंदर कला है बनाने वाले की। बनाने वाला कौन है? भाई ईश्वर ही है। तो कहते हैं कि ये ईश्वर की अप्रतिम सुंदर रचना है, बहुत ही सुंदर रचना है। इसके बिना मनुष्य का पूरा सौंदर्य अधूरा है। कैसे? अब देखिए, लेखक नायिका के सौंदर्य का वर्णन कर रहा है, ठीक है। नायिका के बहुत लंबे लंबे बाल हैं, वेणी हमेशा सांपिनी के उपमान में हमेशा आई है, सर्पिणी के समान। और जिसकी लंबी चोटी होती है उसका सौंदर्य भी बहुत ज्यादा हो जाता है। और लंबी चोटी को केश सर्पिणी भी कहा जाता है, अर्थात वो किसी के हृदय को डस लेती है, अपने ऊपर मोहित कर लेती है। तो देखिए, नायिका के लंबे बाल है, लंबी चोटी है, गोरा बदन है, हिरनी जैसी आंखें, फूलों की पंखुड़ियों जैसे होठ, गोरे मतलब गुलाबी रंग के, हल्के गुलाबी रंग के गाल, परंतु मुंह में दांत नहीं है, मुंह पोपला है। अब बताइए वो नायिका सुंदर लगेगी कि नहीं? बिल्कुल, यहां पर उसका सौंदर्य पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा यदि उसके मुख में दांत नहीं है तो इसलिए कहते हैं कि मनुष्य का पूरा सौंदर्य है वो किस पर टिका हुआ है? दांतों पर टिका हुआ है।
हाँ, यदि उसके दांत भी बहुत ही खूबसूरत हो तो उसका सौंदर्य 4 गुना हो जाता है। तो दांत का होना अत्यंत आवश्यक है। और इसके लिए फिर लेखक यहाँ पर अपनों ने निबंध के प्रारंभ की बात की है कि प्रारंभ में लेखक इसी एक वाक्य से वर्णन शुरू करते हैं कि बनाने वाले ने इन छोटी छोटी हड्डियों के माध्यम से कितनी सुंदर रचना की है, इनको कितनी कुशलता के साथ, कैसे कौशल के साथ इनको बनाया है, जो कि मुख में रहकर और मुख के सौंदर्य को बढ़ा देता है या मुख के सौंदर्य में वृद्धि कर देता है। ठीक है, तो प्रारंभ यहां से होता है और उसके बाद लेखक यहां पहुंचते हैं कि इनके बिना मनुष्य का सौंदर्य अधूरा है। और फिर लेखक उसी विषय पर बात करते हैं जिस विषय पर अपनों ने की कि कवियों के प्राचीन काल से विषय रहे हैं नायिका के सौंदर्य का वर्णन करना। और यदि अपन मुख की बात करें तो मुख पर आंखों का सौंदर्य भी वर्णन किया जाता रहा है, भ्रू का, बाहों का भी किया जाता रहा है, साथ साथ गोल कपोल का भी वर्णन किया जाता रहा है। कपोल का मतलब गाल। तो इस प्रकार से हर एक चीज का वर्णन किया जाता रहा है, परंतु इस बीच दांतों का वर्णन कहीं कम नहीं है। दांतों का वर्णन भी समय समय के अनुसार किया जाता रहा है। तो दांतों का वर्णन साहित्य में किया जाता है तो इसका मतलब ये साहित्य में भी स्थान प्राप्त है। और यदि नायिका का सौंदर्य चित्रण हो रहा है और नायिका के मुंह में दांत नहीं है तो फिर नायिका का सौंदर्य पूरा का पूरा खराब हो जाएगा, यानी नायिका सुंदर ही नहीं दिखेगी। नायिका का सौंदर्य दांतों पर अधिक टिका हुआ है, तो इसलिए साहित्य में तो इसका योगदान है ही है, साथ ही साथ मनुष्य का जीवन भी इनके बिना अधूरा है। कैसे अधूरा है? दांत नहीं है तो अच्छे से खा नहीं सकते। अब लेखक यूं कहता है कि भाई मनुष्य का जीवन दांतों के बिना अधूरा है। विश्वास नहीं है तो उस व्यक्ति से जाकर पूछो जिसके पास दांत नहीं है, वो क्या करेगा? वो सिर्फ और सिर्फ सत्तू चाटने या दूध में रोटी भिगोकर या सब्जी की जो तरी होती है, सब्जी का जो पानी होता है उसमें रोटी भिगोकर और गले से नीचे उतारने में ही पेट भरता है। जो दुनिया के बहुत अच्छे अच्छे स्वाद है, बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन है, वो उसके लिए धरे के धरे रह जाते हैं। जब किसी व्यक्ति के सामने, एक व्यक्ति है और उसके सामने बहुत सारे व्यंजन पड़े हों, परंतु उसकी दुर्बलता ये है कि उसके पास दांत नहीं है और वो उनको खा नहीं सकता, सोचिए उसके बारे में कैसा होगा। यदि आप भी खाने पीने के शौकीन हैं तो आप भी बताइए कि उस समय कभी ऐसा हुआ हो कि बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन पड़े हो पर आप नहीं खा सकते, तो उस समय आप में कैसी स्थिति होती होगी, क्या हाल होता होगा? आप भी कमेंट करके लिखिए। तो यहाँ पर प्रताप नारायण मिश्र जी कहते हैं कि भाई दांतों के बिना सुंदरता अधूरी है, मनुष्य का जीवन अधूरा है, यहाँ तक कि साहित्य भी अधूरा है। साहित्य में भी समय समय पर दांतों की सुंदरता का वर्णन किया जाता है। और नायिका जब हंसती है, और हंसने में भी यदि देखें तो हंसना भी तब तक अधूरा माना जाता है जब तक दांत नहीं दिखे। और आजकल तो स्माइल के भी प्रकार चले हुए हैं, मुस्कुराहट के भी, दांतों वाली स्माइल, सिर बिना दांतों वाली स्माइल। तो इस प्रकार से है, वो लेखक हर विषय पर वर्णन या विचार विमर्श करता है। तो कहता है कि साहित्य अधूरा, जीवन अधूरा, मनुष्य का सौंदर्य अधूरा। विश्वास नहीं हो तो आप किसी उस व्यक्ति से जाकर पूछो जिसके पास दांत नहीं है। साथ साथ लेखक यूं कहता है कि भाई इन सब बातों का निष्कर्ष सिर्फ इतना सा है कि 6 प्रकार के तो पकवान माने जाते हैं। पाक शास्त्र में 6 प्रकार के रस का मतलब स्वाद, जैसे मीठा, कड़वा, इस प्रकार से 6 स्वाद माने जाते हैं, 6 प्रकार के। और साहित्य में 9 रस माने जाते हैं, ये अपन जानते हैं। इन सभी का कोई मोल नहीं है जब दांत नहीं है। तो यहां पर आगे लेखक प्रत्येक रस में दांतों की भूमिका के बारे में लिखता है कि दांतों की भूमिका श्रृंगार रस में किस प्रकार से आती है,
वीर रस में दांत किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाते हैं, विभत्स में, करुणा में, रौद्र में किस किस प्रकार से दांत है वो अपनी भूमिका लेकर आते हैं। परंतु आज की क्लास अपन यही खत्म करते हैं। मानती हूं आपको भी बहुत अच्छा लग रहा है ये निबंध, परंतु पर आगे जो नव रस है उनसे संबंधित बातें हैं वो पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।